हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा गला ख़राब है तो एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन क्लास लेना है सो क्लास लेकर के मैं आई हूँ। 4 बजे जो है हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास होता है और इसमें अभी हम लोग जो है लर्निंग एंड टीचिंग लेकर चल रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, लर्निंग एंड टीचिंग में लर्निंग का डेफिनेशन हो चुका है, टीचिंग का डेफिनेशन हो चुका है। आज हम जो है टीचिंग के फेजेस जानेंगे कि टीचिंग के कितने फेजेस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले देखिए शिक्षण की अवस्थाएं, जिसको हम फेजेस बोलते हैं या स्टेजेस ऑफ टीचिंग बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक्चुअली में हम लोगों को पूरा एक पिक्चर क्लियर करके देता है कि हमारा टीचिंग का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में जानते हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य केंद्र है अधिगम। हम जो टीचिंग करते हैं इसका मेन मोटो क्या होता है? लर्निंग, है ना। लर्निंग को प्रभावशाली बनाना। शिक्षण क्रिया को कुछ न कुछ परिणाम प्रदर्शित करना ही होगा, अन्यथा यह केवल क्रियाएं बनकर रह जाएंगी। इसमें एक अनुभवी व्यक्ति किसी अनुभवहीन व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है, यही टीचिंग है, राइट। एक आदमी जो है अपना नॉलेज दूसरे को जो है ट्रांसफ़र करता है, दूसरे पर्सन को, उसको हम टीचिंग बोलते हैं। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं और उसका विकास होता है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इन क्रियाओं द्वारा छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ तक हम सब जानते हैं। हमारा मेन है कि शिक्षण में अवस्थाएं कितनी होती हैं। हमें ये देखना है फेजेस कितने हैं, स्टेजेस कितने हैं टीचिंग में। तो देखिए, जेम्स के डंकन ने अपनी पुस्तक टीचिंग डिस्क्रिप्शन एनालिसिस में शिक्षण को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहला उन्होंने बोला है पाठ्यक्रम योजना चरण, जिसमें कि हम लोग करिकुलम जो है, करिकुलम के बारे में प्लानिंग करते हैं। दूसरा ये दूसरा होगा। दूसरा उन्होंने बोला है अनुदेशन चरण, जिसमें कि हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। तीसरा उन्होंने बोला है मापन चरण, यानी कि मेजरमेंट होता है। और चौथा बोला है मूल्यांकन चरण। ये फ्रेंड्स जेम्स के डंकन के अकॉर्डिंग है, उन्होंने इसको जो है बताया है। हम जो जिस शिक्षण की अवस्था के फेजेस की बात कर रहे हैं वो ये है शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण के फेजेस। एक्चुअल में अगर आपने कहीं पे टीचिंग किया है या फिर आप कहीं पे पढ़ाते हो तो आपको पता चलेगा कि ये सारी अवस्थाओं से और ये सारे स्टेजेस से एक्चुअली में हम गुजरते हैं। तो इसमें 3 स्टेजेस को बताया गया है, जिसमें सबसे पहला है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, जिसको हम शिक्षण से पूर्व की अवस्था बोलते हैं। मतलब हम पढ़ाने जाने से पहले भी बहुत सारे काम होते हैं, वो जो है काम इस स्टेज में आता है। फिर है शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था, यानी कि इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। मतलब जब हम पढ़ाते हैं, ये उस टाइम का है जब हम अपना टीचिंग करते हैं। तो टीचिंग करते टाइम में भी बहुत सारे काम होते हैं, वो इस चरण में आता है। तीसरा हमारा है शिक्षण के बाद की अवस्था, यानी पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। अब ऐसा नहीं कि पढ़ा लिए तो काम खत्म हो गया, पढ़ाने के बाद भी जो है हमारा काम रहता है और वो सारा काम पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में आता है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस तरह से डायग्राम भी बना देंगे आप, अच्छा रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिएगा। वैसे ज़्यादा इजी इसको याद करना इंग्लिश में है, क्योंकि प्री एक्टिव यानी पूर्व पहले का, इंटरएक्टिव यानी कि दौरान, उस दौरान जब हो रहा है टीचिंग तब, पोस्ट यानी बाद। तो आप इंग्लिश भी कर सकते हैं, हिंदी भी। चलिए अब इसको हम एक एक करके समझेंगे, इसमें कौन कौन से काम आते हैं और किस तरह से इसका हम लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है। प्री एक्टिव, इस अवस्था में शिक्षण के लिए योजना बनाई जाती है। हम शिक्षण करने वाले हैं, वो उसके पहले का जो प्लानिंग होता है वो हम इस अवस्था में करते हैं। उस प्लानिंग में कौन कौन से एक्टिविटीज़ होती है वो देखेंगे। कक्षा शिक्षण करने से पहले अध्यापक जो भी योजना बनाता है या कार्य करता है वे सभी इस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें क्या होगा? इसमें आता है पाठ योजना, जो हम लेसन प्लान बनाते हैं। इस अवस्था का
योजना अवस्था यानी प्लानिंग फेज या फिर प्रिपरेशन फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम एक्चुअली में प्लानिंग करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने आप को कि किस तरह से हमें इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को ले जाकर बच्चों के पास प्रेजेंट करना है, बच्चों को समझाना है, पढ़ाना है और वो अच्छी तरीके से करना है जिससे उनको जल्दी से और उनको बोरिंग ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे और अच्छी तरीके से जो है लर्निंग का काम हो, इसलिए इसमें प्लानिंग किया जाता है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस या कौन कौन से कार्य शामिल हैं। सबसे पहले होता है शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित करना। सबसे पहले जो है शिक्षण के उद्देश्य, हम जो पढ़ाने वाले हैं उसके उद्देश्य को, उसके हम ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करते हैं कि उस जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा। दूसरा है पाठ्य सामग्री का चयन, यानी कि सब्जेक्ट मैटर, जो हमें पढ़ाना है, जो टॉपिक हमें पढ़ाना है उसका चयन। तीसरा है पाठ्य सामग्री के तत्वों को क्रमबद्ध करना, जो भी पाठ्य सामग्री है, जो भी टॉपिक है उसको सीक्वेंस से अरेंज करना कि इसके बाद ये, अब इसके बाद, अब जैसे मान लीजिए आप उनको काउंटिंग पर पढ़ाने जा रहे हो, मतलब मान ही लीजिए काउंटिंग ही पढ़ाने जा रहे हो, तो काउंटिंग में अब तो अरेंज करोगे ना कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 से जाना है या फिर डायरेक्ट 50 से जाओगे, 50 51 52 बताओगे। तो एक अरेंजिंग होता है, जो भी हमें टॉपिक बताना रहता है, जो भी हमें सब्जेक्ट मैटर बताना रहता है उसको हम सीक्वेंस से, क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करते हैं। फोर्थ नंबर है शिक्षण की युक्तियों एवं प्रविधियों के संबंध में निर्णय। अब हम पढ़ाते समय कौन कौन से स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हैं, कौन कौन से मेथड यूज़ करने वाले हैं, उसका डिसीज़न। फिर है शिक्षण की युक्तियों का विस्तार, जो हमने टीचिंग स्ट्रैटेजी बनाई है उसको हम किस किस तरह से और कहाँ कहाँ पर जो है यूज़ करेंगे, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने बना लिया कि ठीक है भाई मैं यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ करूँगी, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा, लेकिन कहाँ कहाँ पर होगा और कितनी बार होगा, ये सारी चीज़ों का डिसीजन और इस सारी चीज़ों का प्लानिंग जो है पहले होता है। अब आइए हम दूसरे स्टेज को देखेंगे, शिक्षण अंतःक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, इंटरैक्टिव फेज में। तो वास्तविक कक्षीय शिक्षण, यही तो एक मेन शिक्षण है, इसी के लिए तो हम प्लानिंग कर रहे हैं। अब हमने जो प्लानिंग किया है उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद हमें उसको इवेलुएट करना पड़ेगा। यही 3 प्रोसेस में तो टीचिंग चलता है। तो चलिए देखते हैं कि हमने जो प्लानिंग किया है उसमें उसको हम किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए इसमें पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। मतलब कि जो आप इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, मतलब देखिए आप पहले ये तो समझिए कि ये क्रिया जो है स्टार्ट कैसे होती है। क्लास में आप एंटर करते हो, बच्चों से इंटरेक्ट करते हो, उसके बाद अपने टॉपिक को बताते हो, वो होता है इंट्रोडक्शन। तो जब आप इंट्रोडक्शन देते हो, अपने पाठ्य वस्तु का जो है प्रस्तुतिकरण करते हो, उसमें बहुत सारी क्रियाएं शामिल हैं। मतलब जैसे इंट्रोडक्शन दिया आपने, फिर उसके बारे में उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन करोगे, फिर उसके बाद जो है आप एक्सप्लेन करोगे, टाइम टू टाइम पे बच्चे आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो ये होता है पूरा टीचिंग का प्रोसेस। तो ये सारी क्रियाएं जो है इसमें सम्मिलित होती हैं। अब आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से काम आते हैं। सबसे पहले कक्षा के आकार की अनुभूति। आप जैसे ही क्लास में जाते हो, आपका सबसे पहला काम क्या होता है, साइजिंग अप द क्लास। मतलब क्लास का साइज देख लेना, फिर कहाँ पे कौन बच्चा बैठा है, क्या आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, किसी बच्चे को आगे बुलाना चाहते हो, किसी को पीछे बुलाना चाहते हो, किसी को जो है बीच में जो बैठे हैं उनको साइड करना चाहते हो। मतलब पूरा अपने क्लास को मैनेज करना, और ये मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर हो जाता है। आपने क्लास में एंटर किया, आपने देख लिया कौन कौन से बच्चे कहाँ कहाँ बैठे हैं और उनको मैनेज कर लिया।
बस यही होता है साइजिंग ऑफ द क्लास, मतलब अपने अकॉर्डिंग अपने क्लास को बना देना, बट जस्ट विद इन 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। दूसरा होता है छात्रों का निदान, डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स। उसी टाइम में आपको ये देख लेना है कि कौन कौन से बच्चे में जो है क्या क्या प्रॉब्लम है। आपने देखा कि ये बच्चा यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, अरे इसको तो आई साइट का प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ क्यों बैठा है। वो तुरंत उनके सारे प्रॉब्लम्स को, सारे बच्चों को डायग्नोसिस कर लेना, किसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या वो सही जगह पर है, नहीं तो उसको सेट करना। तीसरा है क्रिया तथा प्रतिक्रिया में निम्न बातों का समावेश किया गया है। देखिए, एक्शन और रिएक्शन, मतलब अगर मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें जाहिर सी बात है बच्चों का रिएक्शन भी तो आएगा, तो उसमें कौन कौन सी बात है, उद्दीपनों का चयन, हमें ऐसे स्टिमुलस का यूज़ करना चाहिए जो बच्चों को एक्साइट करे, बच्चों को जो है उसमें इंटरेस्ट पैदा करे, और बच्चे जो है क्यूरियस हो जाए उस टॉपिक को लेकर पूछने के लिए, वो होता है स्टिमुली। अब आप उसमें कैसे, कौन सा टीचिंग एड्स किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हो, किस तरह के स्टिमुली यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। फिर है जो हम स्टिमुली को यूज़ कर रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन, जो भी हम टीचिंग एड्स ला रहे हैं, जो भी हम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सामग्री यूज़ कर रहे हैं, उसका प्रेजेंटेशन, उसको हम किस तरह से बच्चों के सामने प्रस्तुत करें कि वो जो है इंटरेस्टिंग ही लगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा जो टीचिंग ऐड होता है वो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन टीचर को उसको प्रेजेंट करने ही नहीं आता है, टीचर को पता ही नहीं है कि बच्चों के सामने उसको कैसे रखना है। तो जब ये ही नहीं पता रहेगा कि उसका प्रस्तुतिकरण कैसे होना है और किस तरह से करना है, तो आप समझ सकते हो वो टीचिंग ऐड चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। फिर हमारा है युक्तियों का प्रयोग जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, जो हमने प्लानिंग किया है, अब हमको उसका यूज़ करना है, उसका हमको प्रयोग करना है। फिर आता है युक्तियों का विस्तार। अब जो जो स्ट्रैटेजी बनी है उसका एक एक करके इम्प्लीमेंट कीजिए और हर जगह पे कीजिए। ये हुआ हमारा इंटरेक्टिव। अब हम देखेंगे शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण, यानी कि हमारा पोस्ट एक्टिव फेज। जैसे है पहले फेज को हमने प्लानिंग फेज कहा है ना, तो वैसे ही इसका नाम है मूल्यांकन फेज। इसको हम इवेल्युएशन फेज कहते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाना था, हमने पढ़ा दिया, लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि हमने जो पढ़ाया है वो कितना सक्सेसफुल रहा, कितना बच्चों को समझ में आया, किस लेवल तक समझ में आया। ये सारी चीज़ों का इवेल्युएशन करना ही पोस्ट एक्टिव फेज में आता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि आजकल के टाइम में बच्चों को पढ़ा देना ही जो है वो टीचर का काम नहीं है। आजकल के टाइम में टीचर का ये काम हो गया है बच्चों को सही तरीके से पढ़ाना, और पढ़ाने के बाद ये देखना कि उनको कितना समझ में आया है और कितना नहीं, और क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम हुई, ये सारी चीज़ों का भी आंसर टीचर को ही देना है। तो वही होता है पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, जिसको हम इवेल्युएशन फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम मूल्यांकन करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर हो रही होगी, क्योंकि आज मेरा आवाज़ थोड़ा सा है दबा हुआ, मुझे खुद ही प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, बट क्लास अभी मैं मिस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि क्लास आप लोग बहुत अच्छा आप लोगों का हो भी रहा है, और मुझे रिस्पॉन्स आप लोगों का बहुत अच्छा मिल रहा है, तो मैं इसलिए इसके साथ रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अब देखते हैं कब तक ये आवाज़ सही होता है, फिर भी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें अध्यापक विद्यार्थियों के व्यवहार का मापन करने के लिए उनसे मौखिक या लिखित प्रश्न पूछता है। अब हम क्वेश्चन ये आता है कि हम किस तरह से बच्चों का इवेल्युएशन करेंगे। तो इवेल्युएशन करने के लिए दो हम लोग जो है रास्ता अपनाते हैं। एक तो मौखिक ओरल क्वेश्चन कर सकते हैं, और दूसरा होता है लिखित, यानी कि राइटिंग में जो है उन लोगों से टेस्ट एग्जामिनेशन वगैरह ले सकते हैं। इस दृष्टि से मूल्यांकन पक्ष में सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है
जिनमें विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन तथा उद्देश्य की प्राप्ति का निर्णय हो। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम शामिल करते हैं ये देखिए। शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के शुद्ध रूप की परिभाषा। अध्यापक व्यवहार परिवर्तन को स्पष्ट करता है, जिसे मानदंड व्यवहार या क्राइटेरियन बिहेवियर्स कहते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों के वास्तविक व्यवहार परिवर्तन के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से तुलना करता है। देखिए होता क्या है कि हमने पढ़ाया, ठीक है, पढ़ाने के बाद बच्चों का जो पहले का बिहेवियर था, ठीक है, जो उनका ओरिजिनल बिहेवियर था, अब के बिहेवियर में जो अभी का बिहेवियर है, यानी जो करेंट उनका बिहेवियर है, करेंट बिहेवियर है, उन दोनों से हम माइनस करते हैं ये ओरिजिनल बिहेवियर को, और माइनस करके देखते हैं कि बच्चे का जो है एक्चुअल में कितना बिहेवियर में चेंज आया है आफ्टर दैट पर्टिकुलर टीचिंग। उस टीचिंग के बाद बच्चे के वे दोनों बिहेवियर को हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि बच्चे का जो है पहले का यानी कि वास्तविक पहले जो है उसका किस तरह का बिहेवियर था, और पढ़ाने के बाद क्लास लेने के बाद जो है बच्चे में किस तरह का बिहेवियर हुआ है। दोनों को तुलना करते हैं तो भी हमें पता चलता है कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा। ठीक है, इसको क्राइटेरियन बिहेवियर बोलते हैं। अब है जब अधिकांश विद्यार्थी अपेक्षित व्यवहार करने लगते हैं, मतलब अपेक्षित का मतलब हुआ कि हम जैसे चाहते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों के बिहेवियर में इस तरह का चेंज होना चाहिए, अगर वैसा वो बिहेवियर करने लगते हैं तो इसका मतलब है कि टीचर ने जो पढ़ाया, जो स्ट्रैटेजी अपनाई, जो मेथड अपनाया वो सक्सेसफुल रहा। अगर ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसा नहीं करते हैं तो वो अनसक्सेसफुल रहा। दूसरा है मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन। मूल्यांकन बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है। अब हमें कौन से मूल्यांकन को यूज़ करना है, किस टीचिंग के बाद, ये डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अध्यापक विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तनों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त प्रविधियों का चयन करता है। जिन परीक्षाओं का चयन किया जाए वे विश्वसनीय तथा वैध होने चाहिए। दोनों प्रकार की परीक्षाओं का उपयोग किया जाए, ज्ञानात्मक अज्ञानात्मक पक्षों का मूल्यांकन कर सके। अब तक यह परंपरा रही है कि मूल्यांकन में ज्ञानात्मक पक्ष को ही महत्व दिया जाता रहा है, लेकिन न्याय संगत नहीं है। शिक्षण से बालक के सभी पक्षों का विकास किया जाता है, इसलिए निष्पत्ति परीक्षा की अपेक्षा मानदंड परीक्षा की अधिक महत्व दिया जाने लगा है। तो हमें क्या देखना है, हमें मूल्यांकन की वैसे मेथड यूज़ करने हैं जिससे बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो हो ही, लेकिन और भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अलावा भी तो बहुत सारे डेवलपमेंट है ना, जिसमें हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है, जिसमें हमारा जो है आप बोल सकते हो साइकोमोटर डेवलपमेंट है, शारीरिक डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे बिहेवियर में चेंजेस समय टीचिंग के बाद आ रहा है तो उसको भी तो मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो हमें मूल्यांकन के लिए ऐसे मेथड का यूज़ करना चाहिए जो कि हमारे ओवरऑल मूल्यांकन के बारे में बताए, सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में ना बताए। तो ये सारे काम, मूल्यांकन की विधियों का चयन करना, ये सारे काम जो है पोस्ट एक्टिव फेज में आते हैं। तीसरा हमारा है प्राप्त साक्ष्यों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों के निष्पादन तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में निर्णय लेने के साथ साथ परीक्षा के परिणामों से अध्यापक अपने अनुदेशन व शिक्षण युक्तियों के संबंध में भी निर्णय लेता है। अब देखिए, हमने मूल्यांकन मान लीजिए कर लिया, मूल्यांकन करने के बाद भी काम खत्म नहीं होता है। मूल्यांकन करने के बाद जो रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग अगर सेटिस्फाइड रिजल्ट है, मतलब कि सक्सेसफुल हुआ है टीचिंग, तो ठीक है, जो भी स्ट्रैटेजी और मैथोलॉजी यूज़ किए गए वो सही था। लेकिन बाय द वे अगर निगेटिव रिजल्ट आता है, ऐसा रिजल्ट है जिससे कि सेटिस्फाइड नहीं है, तो टीचर को जो है अपने स्ट्रैटेजी, जो युक्तियाँ उन्होंने अपनाई थी, जो मैथोलॉजी उन्होंने अपनाई थी, वो सब में
चेंज करना पड़ता है, उनको चेंज करने का जो है डिसीजन लेना पड़ता है और उनकी जगह पे दूसरे युक्तियों के बारे में सोचना पड़ता है। ये भी काम जो है पोस्ट एक्टिव फेज में ही आता है। अब देख सकते हो कि हम एज अ टीचर कितना काम हो चुका है। एक सिर्फ पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के पहले प्लानिंग करना है सही तरीके से, फिर पढ़ाना है और पढ़ाने के बाद भी चेक करना है कि भाई हमने जो काम किया वो सही है या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं, और उसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो ये 3 फेज जो है टीचिंग के होते हैं। इस प्रकार शिक्षण के बाद की अवस्थाओं की क्रिया का ऐसा रूप होना चाहिए जो विद्यार्थियों की चिंतन प्रणाली तथा कार्यशैली में महत्वपूर्ण विकास और परिवर्तन ला सके। ठीक है, तो ये 3 फेज जो कि आप लोग के कंप्लीट हुए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तीनों के तीनों फेज, और तीनों फेज का आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो तीनों फेज जो है ना नोट्स लिखने को भी आ जाता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन कर देगा शिक्षण की अवस्थाएं कितनी हैं, 3। अगर वो 8 नंबर का क्वेश्चन रहा तो उसमें आप बताएंगे कि प्री एक्टिव है, पोस्ट एक्टिव है, इंटरएक्टिव है, और तीनों को जो है आप डिफाइन करेंगे। आपको बताना भी पड़ेगा उसमें कौन कौन से काम आते हैं, और मैं बोलूँगी आपको कि इस तरह से डायग्राम भी ज़रूर बना दीजिएगा। इस तरह से अगर आप मेंशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया हिंदी का। इंग्लिश भी इसी में है। इंग्लिश में देखिए फेज ऑफ टीचिंग, और उसके बाद आपका है प्री एक्टिव फेज, फिर प्री एक्टिव फेज में इस तरह से बनाया हुआ है इसमें। ठीक है, इंटरएक्टिव फेज, ठीक है, फिर उसके बाद है पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज का भी इतना है। तो इस तरह से आप लोग जो है अपना नोट्स बना लीजिएगा, हिंदी के भी स्टूडेंट्स और इंग्लिश के भी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास हमारा कुछ थ्योरीज जो है हमारे लर्निंग में, उसको मैं अब लेकर आऊँगी, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसे हम कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। नोट्स बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।